इस वक्त गर्मियों की तपती दोपहर में मैं अपनी दुकान पर कुछ ग्राहकों को सामान पकड़ने के बाद फ्री बैठा था। एक दिन के समय कम ही ग्राहक आया करते थे, कोई इक्का दुक्का ही लोग थे जो आ रहे थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 2:30 बजे थे और अब तो भूख से भी ज़ोरों से लग रही थी। घर जाकर खाने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि घर के नाम पर मेरा बस एक ही मकान था जिसमें बसने वाले लोगों को मेरे खाने पीने से आराम कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस मेरे काम के लिए हुए पैसों से मतलब था, और अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं दुकान बंद करके खाना खाने आया हूँ तो कयामत ही खड़ी कर देते। इसलिए मैं उठकर दुकान बंद करने लगा कि किसी होटल से खाना लेकर आऊँ। अभी मैंने दुकान का स्टर नीचे नहीं किया था कि सामने से आई हुई एक मासूम सी बच्ची पर मेरी नज़र पड़ी। वह मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा उसे देखने लगा कि शायद वह कोई चीज़ या सामान लेने के लिए आई होगी। उसके हाथ में कपड़े से ढकी कोई भी चीज़ थी, जो उसके पास आकर मुझे देते हुए कहा कि यह खाना आपके लिए मेरी माँ ने भेजा है। मैं हैरान था कि अभी मैंने खाना लेने के लिए ही दुकान से निकला था और अभी किसी ने मेरे लिए खाना भेजा था। मैंने बच्ची से वह खाना लिया और उसका धन्यवाद किया और उसको कहा कि अपनी माँ को मेरी तरफ से धन्यवाद करना। मैं दुकान में बैठ गया और खाना खाने लगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया था, किसी ने बड़े दिल से बनाया था। मैं खाने से फ्री हुआ तो एक एक करके ग्राहक भी आने लगे। मैं अपने काम में बिजी हो गया। दूसरे दिन फिर वही बच्ची खाना लेकर आई, बोली मेरी माँ ने भेजा है। अब रोज़ यही सिलसिला चल पड़ा था। मेरे लिए रोज़ रोज़ वह बच्ची खाना लेकर आ जाती और मैं पेट भर कर खा लेता। कोई एक हफ्ता गुजर गया था। वह बच्ची रोज़ मेरे लिए खाना ला रही थी, लेकिन मैंने अब तक उसे नहीं पूछा था कि वह कौन है, उसकी माँ मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। लेकिन आज तक सवाल मेरे दिमाग में आया था। और फिर दोपहर में ठीक उसी समय जब बच्ची खाना लेकर मेरी दुकान में दाखिल हुई तो मैंने उसे सर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा, आप कौन है और आपकी माँ हर रोज़ मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। तो बच्ची ने जो कहा मेरे लिए बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। यानी मैं अनजाने में किसी और का खाना हर रोज़ खा रहा था, क्योंकि बच्ची ने कहा था कि मेरी माँ खाना मेरे पापा के लिए देती है, इसलिए मैं खाना आपके पास लेकर आ जाती हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। बच्ची 5 या 6 साल की होगी, मासूम और नासमझ थी, लेकिन कम से कम मैं तो समझदार इंसान था। मैं कैसे बिना पूछे किसी और का खाना लेकर खा सकता था, और वह भी पिछले 1 हफ्ते से लगातार खा रहा था। बच्ची का जवाब सुनकर मेरी शर्मिंदगी की कोई हद ना रही थी। अब मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका मैं खाना खा चुका था। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ उसे दुकान से बाहर लाकर गली में खड़ा किया। फिर बच्ची से पूछने लगा कि बेटा, आपके पापा की दुकान इस बाज़ार में कहाँ पर है, क्योंकि मुझे लगा था कि बच्ची अपने बाप को किसी दुकान पर ही खाना देने जाती होगी और रास्ता भूलकर मुझे देकर जा रही होगी। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरे पापा की दुकान इस बाज़ार में कहीं पर भी नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप किसके लिए और कहाँ खाना लेकर जाती है। तब भी उसका जवाब वही था कि मैं खाना आपके पास ही लेकर आती हूँ, और मम्मी कहती है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा पेट भर के खाना खाए तो यह खाना मैं आपको देकर आऊँ। मैंने बच्ची को लाख बार समझाया कि मैं आपका पापा नहीं हूँ। आपकी माँ आपको आपके पापा के लिए खाना देते हैं तो आप वही खाना पहुँचा दिया करें। लेकिन हर बार बच्ची खाना मेरे पास ही लेकर आती और कहती कि मेरी माँ ने आपके लिए ही भेजा है। अब मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं पहले ही कई बार खाना खा कर शर्मिंदा था। इसलिए आज जब बच्ची खाना देने आई तो मैंने सोच लिया था कि इस बच्ची के घर जाकर पता लगाऊंगा कि उसकी माँ किसके लिए खाना भेजती है, क्योंकि बच्ची हर रोज़ शायद रास्ता भूल कर खाना मेरी दुकान पर ला रही है। उसके घर वालों को इस बात का पता भी ना हो। 5 साल की बच्ची थी, इसलिए उससे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बार मैंने खाना लेने से मना कर दिया तो बच्ची अपनी आंखों में आंसू भरकर वही खड़ी रही और बोले, जब तक आप खाना नहीं लोगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। मजबूरन उसके हाथ से मुझे खाने की प्लेट लेनी पड़ी,
लेकिन मैंने वह खाना खाए बिना ही टेबल पर रख दिया। वह बच्ची वापस जाने लगी तो मैं भी वह खाना उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह बच्ची पास ही के घर में दाखिल हो गई। मैंने भी मेन डोर बेल बजाकर किसी के बाहर आने का इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद 25-26 की एक खूबसूरत सी लड़की दरवाजे पर आई तो मैंने उससे कहा कि आपकी बच्ची हर रोज़ किसी गलतफहमी के चलते खाना मेरी दुकान पर पहुंचा देती है। ज़रूर वह खाना अपने पापा के लिए लेकर जाती है, लेकिन गलती से मेरी दुकान पर देकर चली जाती है। मैंने कई बार बच्ची से कहा कि मैं तुम गलत जगह खाना देती हो, लेकिन वह जिद करके खाना रख जाती है। मैंने उस लड़की से कहा कि आप मुझे बता दे बच्ची के पापा की दुकान कहाँ पर है, मैं उन्हें खाना पहुँचा देता हूँ। वह लड़की चुपचाप खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। जब मैं अपनी बात ख़त्म और चुप हुआ तो उसने कहा, अनाया के पापा इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुके हैं। आसपास कोई मंदिर नहीं है जिससे कि मैं अपनी बच्ची से वह खाना किसी गरीब को दिलवा सकूं। मेरी बेटी के पापा की आत्मा को सुकून मिल सके, इसलिए मैं वह खाना किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि आप होटल से खाना खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको घर बना हुआ खाना दे दिया जाए। आपका भी भला हो जाएगा और मेरी बेटी का भी दिल रह जाएगा, क्योंकि अन्य सभी मासूम जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो ज़रूर रहती, मम्मी हम तो खाना खा रहे हैं लेकिन पापा खाना कहाँ से खाते होंगे। बस उसी का दिल रखने के लिए और कुछ अपने पति की आत्मा की शांति के लिए भी मैं वह खाना आपके पास पहुँचा देती हूँ। बच्ची के अनाथ होने का सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं चुपचाप वापस चला आया। मैं अपनी दुकान पर आकर बैठ गया था, लेकिन अपने दिमाग से उस बच्ची की और उसकी माँ के ख्याल को नहीं निकाल पा रहा था। जाने उसके पति को क्या हुआ होगा। इस भरी जवानी में वह औरत विधवा बनी थी। वह दिन मेरा इन्हीं सोचों में गुजर गया था। दुकान पर भी काम में दिल ना लगा तो मैं दुकान जल्दी ही बंद करके घर आ गया। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे तक ही पहुंचा था कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे देखकर जल्दी वापस लौटने की वजह पूछी। मैंने कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए दुकान जल्दी बंद कर दी है। उन्होंने मुझसे पैसे लिए और गिनकर अपने पास रख लिए। यह मेरी ज़िंदगी की डेली रूटीन थी। मैं सुबह उठकर दुकान पर चला जाता और पूरे दिन की कमाई लाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ पर रख देता। इस घर का अकेला कमाने वाला मैं ही था। मेरे पापा पैरालाइज थे, जो एक बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्होंने अपनी सेहत के दिनों में दुकान खोली थी, जो हमारे घर का अब रोजी रोटी का जरिया थी। अचानक पापा को पैरालाइज का अटैक आया तो ऐसे में दुकान बंद करना मतलब भूखों मर जाना था। मैं कम उम्र था, फिर भी सौतेली माँ के कहने पर पढ़ाई छोड़कर दुकान संभाले और तब से अब तक बस दुकान पर ही होता था। मेरी ज़िंदगी घर से दुकान और दुकान से घर लौटने पर ही चल रही थी। 15 साल की उम्र से दुकान संभालते संभालते आज मैं 25 साल का हो गया था और इतने लंबे समय में एक दिन भी मैंने कोई छुट्टी नहीं की थी और ना ही कहीं और जाने का सोचा था। इसी तरह कमाने को मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। इसके अलावा ज़िंदगी के किसी दुख सुख से मेरा कोई मतलब नहीं था। ननिहाल में मुझे किसी रिश्ते का कुछ पता नहीं था। मैं कब अनाथ हुआ यह भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं थी। बस सौतेली माँ के मुंह से यह हमेशा सुना था कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। मेरे अलावा पापा की एक और औलाद थी, वह मेरी सौतेली बहन थी। वह शहर में किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी। कभी कभार वह घर आ जाती थी तो मुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। घर से सुबह बिना कुछ खाए पिए मैं निकल जाता और रात देर से दुकान बंद करके लौटता। तब भी मेरे लिए घर में खाने को कुछ मौजूद नहीं होता था। सौतेली माँ जो भी पकाती सिर्फ खुद खाती और पापा को खिलाती। मेरे लिए यही बहुत था कि वह मेरे बाप का ख्याल रख रही थी, वरना वह पापा को भी अपने ऊपर बोझ समझती। पापा की खातिर ही मैं इस घर का खर्चा उठा रहा था, जिसमें मेरी सौतेली माँ और बहन भी आती थी। मैं हर रोज़ 4-5 हज़ार लाकर सौतेली माँ के हाथ पर रख देता, लेकिन फिर भी
उनके अनुसार मैंने उन लोगों के लिए किया ही क्या था। पापा अपने कमरे में पड़े रहते, उनसे मेरा मिलना भी उनकी पत्नी की अनुमति से ही होता था। अगर वह चाहते तो मुझे पापा के कमरे में जाने की अनुमति देती थी, अगर ना चाहते तो एक हफ्ता भर मैं अपने पापा की शक्ल नहीं देख पाता। मुझे बचपन से ही उनके आगे कोई सवाल करने की आदत नहीं रही और यह आदत भी मुझे मेरे बाप ने ही डाली थी। मेरी सौतेली माँ पापा की बहुत ही चहीती थी, जब भी मुझे भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। अपनी सौतेली माँ को देखकर मुझे उस लड़की का ख्याल आ गया था जो अपने पति के मरने के बाद भी उसकी आत्मा की शांति के लिए खाना भेजती थी। और यहाँ मेरा आप जिंदा होते हुए भी एक एक रोटी का मोहताज था। कितनी वफादार थी वह औरत अपने पति के प्रति, जो छोटी बच्ची के हाथ से अपने पति के हिस्से का खाना मुझे भेज देती थी। काश मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप को कोई ऐसी ही वफादार पत्नी मिली होती तो आज हमारे घर में पैसे के अलावा इंसानों की भी कुछ कदर होती। रात तक यही सब बातें सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आँख लग गई। अगले दिन रूटीन के अनुसार मैं अपने कमरे से निकलकर दुकान पर जाने लगा। जब सौतेली माँ ने सामने आकर मुझसे कहा, लगता है दुकान पर आजकल तुम्हारा दिल नहीं लगता, इसलिए जल्दी दुकान बंद करने लगे हो। जानते भी हो कि तुम्हारे अलावा कमाने वाला इस घर में कोई नहीं है। तुम मर्द हो और यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह तुम ला कर दो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कंधों पर यह बोझ डाला है, वरना मैं तुमसे 1 रुपया तक भी नहीं लेती। उनसे ज़्यादा किसी बात पर बहस नहीं करता था, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, कोशिश करूँगा कि आगे से आपको कुछ पैसे ज़्यादा दे सकूँ। तब उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही है और उसके वापस आते ही मैं उसके रिश्ता देखना शुरू कर दूँगी। उसकी शादी के लिए भी तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर वह तुम्हारी बहन है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि रिश्ता पक्का होने से पहले ही मैं उसके लिए कुछ दहेज का सामान जमा कर सकूँ। अगर तुम पैसे का इंतज़ाम कर सकते हो तो कुछ लाख का इंतज़ाम करके मुझे दे देना। उनकी किस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं कुछ लाख इकट्ठे जमा नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल आया और दुकान पर बैठा सोच रहा था कि मेरी बहन मुझे 6 साल छोटी थी। उसकी शादी का ख्याल तो मेरे सौतेली माँ को आ गया था, लेकिन मेरा घर बसाने की मेरी माँ ने कभी बात तक नहीं की थी। आज दुकान पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा था और मेरे कपड़े की दुकान थी। लोगों को सामान देते देते मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह प्यारी सी बच्ची मेरे लिए खाना लेकर आ गई थी और कितनी ही देर से मेरे फ्री होने का इंतज़ार कर रही थी। तब अचानक मेरी उस पर नज़र पड़ गई तो मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कब आई, तो उसने बताया कि आधा घंटा हो गया। मुझे अपनी ध्यानी शर्मिंदगी हुई और फिर उससे खाना लेकर मैंने दुकान का स्टर गिरा दिया, वरना लोगों ने मुझे 2 निवाले भी नहीं खाने देने थे। खाना खाकर मैं फिर काम में लग गया था। शाम के टाइम दुकान से भीड़ थोड़ी कम हुई तो मैं फ्री होकर दुकान पर बैठा हुआ था। तब मेरी नज़र बाहर गली में गई तो अनाया की माँ अनाया को गोद में उठाए तेज़ तेज़ कदमों से कहीं जा रही थी। बच्चे जो उसकी गोद में थी वह देखकर मुझे परेशानी हुई। मैं फ़ौरन अपनी दुकान से बाहर निकल आया और उसे रोककर पूछा कि क्या बात है। उसे लड़की ने बताया कि मेरी बेटी को बुखार की वजह से बेहोश हो गई, मैं उसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मैं करीब ही खड़ी मोटरसाइकिल दोस्त से ली और अनाया को सामने और उसकी माँ को बैठने को कहा। हम 10 मिनट के अंदर ही अस्पताल में मौजूद थे, जहाँ फ़ौरन अनाया का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में उसका बुखार भी उतर चुका था। उसकी माँ लगातार रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि फिर उसने मेरा धन्यवाद किया तो मैं इस बात को अपना फ़र्ज बताकर उसे शर्मिंदा होने के लिए मना कर दिया। फिर उन दोनों को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने आया तो अनाया की माँ मुझे अंदर जाकर चाय पीने का ऑफ़र की, लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं, आप बच्चे का ख्याल रखें, मैं फिर कभी चाय पी लूँगा। मैं वहाँ से निकल आया तो मेरे घर पर भी इमरजेंसी की सूरत हाल थी। सौतेली माँ ने कहा कि कहाँ रह गए थे तुम। मैं दुकान पर लड़का भेजा
लेकिन दुकान बंद थी। तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अंदर डॉक्टर मौजूद था। मैं फ़ौरन भागकर पापा के पास पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि पापा कुछ ही पल के मेहमान हैं। उन्हें पैरालाइज का एक और अटैक आया था। रात तक वापस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर जा चुके थे। पापा के अंतिम संस्कार से फ्री होकर मैं कुछ दिन घर पर ही रहा था। अब मेरी दुकान खोलने और काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। पापा की मौत का ऐसा गम लगा था कि जिसका बोझ दिल से नहीं उतर रहा था। मेरी सौतेली बहन भी कॉलेज छोड़कर घर आ चुकी थी। सौतेली माँ हर वक्त मुझे पैसे मांगती रहती और मुझे घर की बनी चाय का एक कप भी नहीं देती। एक हफ्ता मेरे घर पर ही गुजरा था। एक हफ्ते बाद मेरी सौतेली बहन के लिए रिश्ते आना शुरू हुए। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। पापा की मौत के दूसरे ही हफ्ते मेरी बहन की शादी करने का फैसला भी कर लिया। शादी के लिए मेरी माँ ने मुझे एक मोटी रकम की डिमांड रख दी, लेकिन मैं इतनी रकम कहाँ से लाता। इसलिए हमने एक दूसरे के मशवरे से दुकान बेच दी और उसे मिलने वाली रकम से मेरी बहन की शादी का इंतज़ाम हो गया। मेरी बहन की शादी दूसरे शहर हुई थी। शादी के बाद मेरी बहन ने अपनी माँ को अपने पास ही बुला लिया और मैं घर पर अकेला रह गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कुछ लोग घर पर मकान खाली करवाने के लिए आए। तब मुझे पता चला कि दुकान के साथ साथ उन्होंने यह घर भी बेच दिया था और धोखे से दुकान के नाम पर घर के कागजात भी मुझे दस्तखत करवा लिए थे। अब मेरे पास घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर के बाद वह दुकान भी मुझसे छूट चुकी थी। मुझे दुकान बंद किए 2 महीने गुजर चुके थे। एक दिन जब मैं मज़दूर से दुकान का सामान निकलवा रहा था, तब वही बच्ची मेरे पास आई और बोली, अंकल आप कहाँ चले गए थे? मैं रोज़ खाना लेकर आई थी, लेकिन आपकी दुकान बंद देखकर वापस चली जाती थी। मैंने अनाया को प्यार किया और उससे बताया कि अब यह दुकान मेरी नहीं रही। पता चला कि दुकान के साथ साथ उन्होंने यह घर भी बेच दिया था और धोखे से दुकान के नाम से घर के कागजात मुझे दस्तखत करवा लिए। अब मेरे पास घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर के बाद वह दुकान भी मुझसे छूट चुकी थी। मुझे दुकान बंद किए 2 महीने गुजर चुके थे। दुकान का सामान निकलवा रहा था, तभी वह बच्ची आई और बोली, अंकल आप कहाँ चले गए थे? मैं रोज़ खाना लेकर आई थी, लेकिन आपकी दुकान बंद देखकर वापस चली गई। मैंने अनाया को प्यार किया और उसे बताया कि अब यह दुकान मेरी नहीं रही है, ना ही मेरा घर यहाँ पर है। मैं कहीं और चला जाऊँगा। अब तो मेरे लिए खाना लेकर मत आना। वह बच्ची एकदम से आंखों में आंसू भर लाई और फिर वह अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर वापस आई और कहने लगी कि मम्मी कह रही है कि आपने उस दिन चाय पीने का वादा किया था, लेकिन आप नहीं आए। मैंने सोचा चलो जाते जाते यह वादा भी पूरा कर लेता हूँ। उसके घर चाय पीने चला गया था। मैं गया तो अनाया की माँ मेरे लिए चाय बनाने किचन में गई थी। फिर बातों बातों में मैं बच्ची से पूछा कि लोग कहाँ से है, क्या आप यहाँ लोग किराए पर रहते हैं? अनाया बताने लगी कि मेरे पापा की डेथ हुई तो घर वाले मेरी माँ से बहुत लड़ते थे, इसलिए मेरी माँ घर छोड़कर आई। इतने में अनाया की माँ चाय लेकर आ गई और अपनी बेटी को बातें बताते देख पूछने लगी कि अंकल से क्या बातें हो रही थी। अनाया की माँ ने मेरा धन्यवाद किया कि मैं उसे दिन उसकी मदद की थी, लेकिन मैंने कहा आप मेरे हर रोज़ खाना भेजती थी, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वह खाना भेजना की मेरी नीयत सिर्फ मरे हुए पति को पुण्य पहचान थी, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। चाय ख़त्म करने पर मैंने उसे बता दिया कि मेरा घर बिक चुका है, इसलिए मैं यह मोहल्ला छोड़कर जाने वाला हूँ। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी भी सुना दी, लेकिन फिर अपनी कहानी बताने के बाद मुझे रहा नहीं गया। जी चाहा कि यूँ अकेली औरत होते हुए अनजान मोहल्ले में आकर बसने की वजह से पूछो, इसलिए मैंने यह सवाल कर दिया कि फिर उसने बताया कि यह कहानी बहुत ही लंबी है, अगर आपके पास समय है तो सुन ले। मैंने कहा ज़रूर आप सुनाइए। वह बोली, मैं भी आपकी तरह ज़माने की सताई हुई हूँ। मेरा नाम सुमन है। माँ बाप के मरने के बाद उस समय मैं सिर्फ 7 साल की थी और दोनों ही एक साथ किसी हादसे में अपनी जान गंवा बैठे और मुझे इस बेदर्द दुनिया के जुल्मों सितम सहने के लिए छोड़ गए थे। मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी दरिंदहारी में मेरे चाचा ने उठाई थी, लेकिन उनके साथ में 2 महीने ही रह सकी, क्योंकि चाची मुझसे छोटी उम्र में भी घर के सारे काम करवाती थी
और मुझे काम ना आता तो बहुत मारती थी। एक दिन चाची की मार से जब मैं बेहोश हो गई तो यह खबर मेरे मामा तक पहुंच गई थी। मेरे मामा के साथ बहुत बनती थी, भाई बहन में बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मामा को मुझ पर दया आई और वह मुझे अपने साथ ले आए। मामा के घर जाकर कुछ दिन सुकून से गुजरे थे। मामी ने भी चाची वाले रंग ढल दिखाने शुरू कर दिए। 10 साल की उम्र को पहुंचकर मैंने सारे ही काम करना सीख लिए थे। 10 साल की उम्र तक खाना बनाने से लेकर कपड़े बर्तन झाड़ू वगैरह सब मेरे ही ऊपर आ गया था। धीरे धीरे मामा को भी मेरे काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं था। मामी का कहना था, इस उम्र में यह सब लड़कियों को खरीदारी सीखने के लिए करवाना पड़ता है। 12 साल की थी जब माँ के बड़े बेटे के रिश्ते की बात चली। जब नीरज भैया को देखने लड़की वाले आए तो नीरज भाई की सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। हालांकि उस समय मैं सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन मेरी खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी मुझे देखे तो दंग रह जाता। मेरी खूबसूरती को देखते ही उन्होंने मुझे अपने बेटे नैतिक के लिए पसंद कर लिया। हालांकि उस समय नैतिक की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वह सिर्फ 16 साल का था। तो लड़की वालों ने बदले में मेरा हाथ मांग लिया और मामी के बड़े लड़के के साथ मेरी शादी उसके घर में मंगनी हो गई। लेकिन नीरज भाई की तो शादी की उम्र थी, इसलिए उसकी शादी की भी जल्दी तारीख तय हुई और मैं छोटी थी और नैतिक भी उम्र में कम थी, इसलिए हमारी शादी कुछ सालों बाद होनी थी। मेरा ससुराल अच्छा था, इसलिए अब मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता था। मेरी ननद जब मेरी मामी की बहू भी थी, उन्हें मैं भाभी ही बुलाती थी। वह भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वह घर में आई तो मुझ पर से काम कुछ बोझ कम हुआ था। वह खुद ही मेरी मदद कर दिया करती थी, जबकि मेरी मम्मी उसे भी कहती कि सुमन काम करने में बहुत माहिर हो गई है, तुम खुद को तकलीफ़ मत दिया करो। लेकिन भाभी बहुत अच्छी थी। वह मामी को पलटकर कुछ ना कहती, लेकिन मेरी मदद फिर भी कर देती। हमारी ज़िंदगी खुशी से गुजर रही थी। मैं 17 साल की हो चुकी थी। नैतिक अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और मुझे देखकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती थी। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन घर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ जाते और बातें कर लेते। इसलिए हम दोनों अक्सर छुप कर बातें कर लिया करते थे, जिससे भाभी भी भरपूर मदद किया जाया करती थी। यह मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन थे। वह आता तो मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर आता। मेरी होने वाली सास भी मेरे लिए तोहफे वगैरह और खाने पीने की चीज़ भेजती रहती थी। मुझे अपनी ससुराल का बहुत प्यार मिल रहा था, लेकिन किस्मत ख़राब थी। शादी के 5-6 साल बाद भाभी को भगवान ने खुशी दी थी और उनकी डिलीवरी के आखिरी दिन चल रहे थे। वह अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थी और गाड़ी में सिर्फ भाभी अपने पति के साथ मौजूद थी, जब एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में भाभी और भाई बहुत जख्मी हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ भाभी का ऑपरेशन हुआ। बच्चा तो बच गया, लेकिन अफसोस कि वह खुद इस दुनिया से चली गई। वह भाभी के साथ मेरी होने वाली नंद भी थी और उनका बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया था। मुझे अपने खुद अनाथ होने के दिन याद आने लगे तो मैंने वही पड़ा रहता था। ना कोई हंसता था, ना बोलना था, यहाँ तक कि खाने पीने का भी होश को नहीं होता था। मैं उस मासूम नन्ही सी जान को हर समय गोद में लिए फिरती रहती थी और यह देखकर ना जाने कब मेरी मामी के दिल में यह ख्याल आया कि मेरी मंगनी तुड़वा दे और हमेशा हमेशा के लिए मुझे इसी घर में रख ले, जिससे कि मैं उनके बेटे और उनकी पोती की देखभाल करती रहूं। क्योंकि बच्ची मुझे काफ़ी घुल मिल चुकी थी, लेकिन मैं नैतिक से बहुत मोहब्बत करती थी। यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी तो मेरे मामा को मुझ पर दया आई, लेकिन मामी ने अपने पति की एक न मानी और मेरे ससुराल वालों को साफ साफ मना कर दिया कि हम यह रिश्ता ख़त्म करते हैं। वह लोग नाराज़ होकर चले गए। फिर एक दिन मामा ने मुझे पास बुलाकर पूछा, सुमन, क्या तुम अपने मंगेतर से शादी करना चाहती हो? मैंने हाथ से सिर हिलाया। मामा ने फ़ोन करके नैतिक को बुला लिया और हम दोनों की शादी एक मंदिर में जाकर करवा दी और फिर मुझे उसके साथ चोरी छुपे विदा कर दिया। इस बात की मेरी मामी और उसके बेटे को खबर तक ना हुई और उन दोनों ने यह समझ लिया कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे भाभी की मासूम बच्ची छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मामा ने मुझे तसल्ली दी थी कि हम इस बच्चे को अच्छी तरह से रखेंगे, इसलिए मैं वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली आई। लेकिन इस तरह चोरी छुपे शादी करने के बाद मुझे
अपने ससुराल में वह प्यार और सम्मान ना मिल सका जो एक बहू को मिलना है। जब नैतिक जिंदा थे बस ससुराल में गुजारा हो जाता था। मेरे पति एक फौजी थे जो अक्सर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और मुझे सास और बाकी घर वालों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। नैतिक को ड्यूटी पर गए हुए 1 महीना गुजर चुका था। जल्दी ही वह छुट्टी लेकर घर वापस आने वाले थे, लेकिन उनके वापस आने से पहले यह खबर आ गई कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी थी कि तुम ही मनुष्य हो जिससे शादी करके मेरा बेटा मरा है। यह सब यकीनन उस मासूम बच्चे की बदुआएं है जिसे तुम छोड़कर आई हो। पति की मौत का सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। ऊपर से घर में होने वाले हर रोज़ के झगड़े मुझे अंदर से ख़त्म कर रहे थे। पति की मौत के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। अब मेरे ऊपर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी आ गई थी, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया था। बेटी की पैदाइश तक ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने घर पर रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो मुझे घर पर रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी के 4 साल वहाँ जानवरों की तरह रहकर गुजारे थे। लेकिन जब मैं ज़्यादा सह ना सकी तो मजबूरन मुझे वह घर छोड़ना पड़ा और फिर मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई थी। लेकिन यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेरे मामा भी इस दुनिया से जा चुके थे और मामी ने अपने बेटे की शादी एक विधवा औरत से कर दी। लेकिन उस औरत ने मेरी मामी को घर से निकाल दिया था और अपने अपाहिज पति और उसके बच्चे पर भी बड़े जुल्म करती थी। मैं खुद मजबूरन और लाचार थी, मैं भला किसकी क्या मदद कर सकती थी, इसलिए अपना मनूस लेकर मैं वहाँ से निकल आई थी। यहाँ इस मोहल्ले में मैं किराए का मकान लिया और अपने पति की मिलने वाली पेंशन पर गुजारा करने लगी थी। मुझे उस औरत की कहानी सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था। वह तो मुझे भी ज़्यादा मजबूर थी। अनुमति लेकर वहाँ से जाने लगा तो अनाया ने मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि अंकल, आप कहीं मत जाइए, ना आपके पास भी तो घर नहीं है, आप हमारे साथ रह ले प्लीज़। इस बात पर मैंने सुमन की तरफ देखा था जिसकी आंखों में आंसू थे। शायद वह यह सोच रही होगी कि काश उसकी बच्ची का बाप जिंदा होता तो उसे किसी और से उम्मीद लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। मैं थोड़ी देर सोचने के बाद सुमन के सामने शादी की पेशकश रख दी थी, क्योंकि वह और हम दोनों की एक जैसे थे जिन्हें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत थी। उसने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मेरा ऑफर स्वीकार कर लिया था और फिर हमारी खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। बहुत ही सादगी में मैंने सुमन से शादी कर ली। सुहागरात को जब मैंने कमरे में गया तो सुमन का घूंघट उठाने लगा तो मैंने शर्मिंदगी से सुमन से कहा कि सुमन, मेरे पास मुंह दिखाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर सुमन ने मेरे हाथ थाम लिए और कहने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बात मान ले। मैंने कहा, बोलो सुमन, तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ। सुमन ने कहा कि मेरी भाभी की बच्ची जिसे मैंने उस समय मजबूरी में छोड़ा था, मैं उसे दोबारा से अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती होगी। सौतेलेपन क्या होता है यह मैंने खुद सहा और तुमने भी तो सहा है। सुमन की बात मेरे दिल को लगी। मैंने उससे वादा किया कि हम उस बच्ची को ज़रूर लेने आएंगे और उसे एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। मेरी बात सुनकर सुमन मुस्कुरा दी और मेरे कंधे पर उसने अपना सिर टिका दिया। मैंने भी सुमन से वादा किया था कि अब आगे आने वाली ज़िंदगी हमारी खुशियों से भरी होगी। पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ ना दूँ। यह कहते हुए मैंने सुमन को अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन ही जाकर सुमन के मामा के घर से हम सुमन की भाभी की बेटी को ले आए थे। उसकी सौतेली माँ उस पर बाकी बहुत जुल्म करती थी। 7 साल की मासूम बच्ची मुरझा कर रह गई थी। सुमन की ममता उसके लिए झलक पड़ी थी। उसने उसे अपनी गोद में भर लिया। कानूनी तौर पर हमने उसे अपना लिया था और अब हमारे परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने भी एक किराए की दुकान लेकर उसमें अपना सारा सामान भर लिया था और दुकान फिर से चलाने लगा था। और अगले ही साल भगवान ने हमारी खुशियों को 4 चांद लगा दिए जब सामान ने एक प्यार से बेटे को जन्म दिया था। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। भगवान ने इतना प्यारा सा परिवार दिया था कि भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।